आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और आज लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो हर घर जल वाला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है, तो जिला आपका बन गया है बुरहानपुर, जो कि कहाँ का जिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य का जिला है। इसके अलावा भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो राज्य जो है आप सब जानते होंगे कि राज्य है आपका गोवा। ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल वाला कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव। जिला कौन सा बन गया प्रमाणित? वो है आपका बुरहानपुर मध्य प्रदेश। और राज्य कौन सा है? तो राज्य है आपका गोवा। ठीक है। प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य गोवा। भारत सरकार द्वारा हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा गया है वो रखा गया है 2024 तक। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो हड़प्पा संस्कृति के लिए बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। और राखीगढ़ी भी हड़प्पा सभ्यता का एक जो है स्थल है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है आपके लोथल गुजरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में सकल नामांकन अनुपात 100% का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है प्राथमिक कक्षाओं में और माध्यमिक कक्षाओं में 100% नामांकन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये किस समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत की गई? तो ये समिति थी आपकी कस्तूरी रंगन समिति। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए थे PR श्रीजेश, जो कि भारत के हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये हॉकी के क्या है? गोलकीपर हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ICC ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना था किसे? स्मृति मंधाना को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं तो ये आप याद रखेंगे। ये है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विधान चंद्र राय एक डॉक्टर थे और ये जो है पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण से संबंधित हैं और इसीलिए ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात हो रही, UNEP। इसका मुख्यालय आपके नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपके 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। COP1 तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। ठीक है ना। तो जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था और कब हुआ था? 1995 में पहला आपका COP आयोजित किया गया था। पेरिस समझौता यानी कि COP 21 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो COP 21 का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 2015 में और ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसी को पेरिस समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और अभी जो COP 27 होने वाला है कब? तो COP 27 होगा आपका 2022 में। ठीक है ना। और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। अगला हमारा है लुप्त प्राय प्राणियों से संबंधित रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रेड डाटा बुक जारी करता है आपका IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये IUCN संस्था है। ये जारी करती है रेड डाटा बुक किसके लिए? तो लुप्त प्राय प्राणियों से के लिए। ठीक है ना। अगला हमारा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और IUCN का जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र समसामयिकी सार और सामान्य जागरूकता की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब अपने रिवीजन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। गुजरात में साबरमती नदी पर हाल ही में किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो साबरमती नदी को पार करने के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया आपका अटल ब्रिज और इसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया।
काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो काकरापार परमाणु संयंत्र आपके गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आपको पता हो कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थित है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टील कचरे से निर्मित 6 लेन की 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी और 6 लेन की सड़क थी और किससे तैयार की गई थी? तो स्टील कचरे यानी कि स्टील स्लैग से इसको तैयार किया गया था और ये कहाँ पे बनाया गया था? तो सूरत, गुजरात में। पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पहला जो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया गया वो बनाया गया आसनसोल मंडल और ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है आसनसोल मंडल, ठीक है ना। तो रेलवे का जो है पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है ये। जून 2022 में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 47वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था चंडीगढ़ में, ठीक है ना। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस वर्ष के लिए? तो 2022-23 के लिए किसे बनाया गया है? तो अभी जो है समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हो रही थी और वहाँ पे जो है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी 2022-23 के लिए नामित किया गया है किसे? तो वाराणसी जो शहर है भारत का, इसे नामित किया गया है। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का संबंध वाराणसी से था? तो जो आपके पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें तीर्थंकर थे। इनका संबंध जो है किससे था? तो इनका संबंध आपके वाराणसी से था, ठीक है ना। वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने, ठीक है ना। तो ये अंग्रेज एक है जिसने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, तो याद रखना जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात होगी तो आपका मदन मोहन मालवीय 1916। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने और ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था और ये पारित हो गया 22 जनवरी 1947 को। 22 से संबंधित एक और डेट है आपका 1947 से संबंधित। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो ये आपसे पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन और आपको सन भी याद होना चाहिए कब ये किया गया था। तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन और उसमें पहले उम्र जो है वोट डालने की 21 वर्ष थी, उसे 18 वर्ष किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। ये डेट आपके अभी ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछी गई है तो याद रखना इसे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी प्रारूप समिति की? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है छोड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो ये आपका कोनो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। और कितने चीते हैं? तो 8 चीते हैं यानी कि पैंथर्स। और कहाँ से लाए गए? नामीबिया से लाए गए हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया 1912 में। और इसकी घोषणा कब हो गई थी? तो घोषणा हुई थी दिल्ली दरबार के समय 1911 में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन स्थानांतरित कब हुई? तो स्थानांतरित 1912 में हुई थी। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वर्तमान उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं वो हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन हैं? तो ये आपके DK जोशी हैं, ठीक है ना। तो जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पहले इसका नाम माउंट हैरियट नेशनल पार्क था, अब इसका नाम माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान और ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और वो कहाँ पे स्थित है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। काला पानी जेल या फिर सेलुलर जेल इसी को कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके अंडमान निकोबार में है।
ठीक है ना, जो आपके वीर दामोदर दास सावरकर थे, वीडी सावरकर, उनको जो है यहाँ पे काला पानी की सजा हुई थी। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान को निकोबार से कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है? तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अलग करती है। ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अंडमान निकोबार में कौन कौन से प्रमुख जनजातियां पाए जाते हैं? तो अगर जनजातियों की बात की जाए तो जारवा और सेंटलीज का नाम आप याद रखना। ये दोनों जो है कहाँ की जनजातियां हैं? ये आपके अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं। भारतीय सेना के तीनों विंग का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो आपका ये जो आपका नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, इन तीनों विंग का हेडक्वार्टर आपके अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है ना। ओमकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना कि ओमकारेश्वर बांध, ठीक है, और सरदार सरोवर बांध आपके कहाँ पे है? गुजरात में है। ओमकारेश्वर बांध आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर और धुआंधार नई दिल्ली, नई दिल्ली नहीं, सॉरी, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 अभी जारी की गई थी और उसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो जिस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका हरियाणा। ठीक, तो अगर आपके वन क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो वो आपका अलग होगा, और अगर आपसे पूछा जाए वन क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है ना, वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। क्योंकि वृद्धि का मतलब है पिछले जो आपकी रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जो अब रिपोर्ट आई है उसके बीच में कितनी वृद्धि हुई, वो आपकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा है पूरे विश्व में वन क्षेत्रफल में वृद्धि के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो यानी कि जो पिछली रिपोर्ट आई थी पूरे वर्ल्ड की, उसके बाद अब जो रिपोर्ट आई है इसके बीच में जो वृद्धि हुई है, इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। जबकि क्षेत्रफल के मामले में ये 10वें स्थान पे है। यानी कि पूरे विश्व में वन क्षेत्रफल भारत में वन क्षेत्रफल के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो 10वें स्थान पे। लेकिन वन क्षेत्रफल में वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस अगर आपसे पूछ ली जाए, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, तो ये बनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को। ओके, तो आइए अब देखते हैं 19 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में किसने समुद्री पर्यटन के लिए एक उद्योग मंच, जिसका नाम क्या है? ग्रीन फिन्स हब, इसको लॉन्च किया है? तो समुद्री पर्यटन के लिए एक आपका उद्योग मंच है ये आपका, ठीक है, ग्रीन फिन्स हब, और इसे लॉन्च किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है ना। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो पहली जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री है ये स्थापित की जाएगी आपके गुजरात राज्य में। और इसे किसके द्वारा जो है सम्मिलित रूप से लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपका वेदांता ग्रुप है और फॉक्सकॉन के द्वारा। तो फॉक्सकॉन इसकी जो है तकनीकी सहायक है वेदांता ग्रुप की, और ये जो है आपका सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित होगा? गुजरात में। माल ढुलाई की लागत को कम करने के लिए नई दिल्ली से किसके द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो है इस बार घोषणा की गई थी आपके बजट 2022 में, और इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है ना, ताकि जो है माल की ढुलाई कम हो, माल की ढुलाई की जो लागत हो वो कम हो और चीज़ें जो हैं सस्ती हों, ठीक है, और आसानी से दूसरे देशों में भी भेजी जा सके। सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपकी डॉक्टर स्वाति पीरामल। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ दिन पहले आपका फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था वो आपके शशि थरूर को मिला था। ठीक है ना, तो शशि थरूर को भी ये प्रदान किया गया था, तो ये भी आप याद रखना। शशि थरूर को भी अभी इसी वर्ष मिला है, और डॉक्टर स्वाति पीरामल को भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया। ठीक है, सितंबर 2022 में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है ये घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक, तो स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, याद रखना। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी होगी? तो डिजिटल एड्रेस सिटी जो है ये बनने वाली है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, एक आपका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? पता। ठीक, और वहाँ पे 3 डिजिट का जो है आपको एक कोड दिया जाएगा। ठीक है, वो आपका यूनिक कोड होगा। और सबसे पहले ये कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है? ये स्टार्ट किया जा रहा है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच यानी कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी की है? तो 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी करी है रूस देश ने।
संघाई सहयोग संगठन 2023 के लिए अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई? तो अभी समरकंद में 2022 की अध्यक्षता मतलब कि आयोजन किया गया था समरकंद उज्बेकिस्तान में, और वहाँ पे इसका समापन हुआ। अब 2023 के लिए इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई? तो अध्यक्षता सौंपी गई है भारत देश को। हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम इंडिया, और इसमें कहा गया है कि भारत में जो आपकी महिलाएं हैं, यानी कि जो आपकी कार्यरत महिलाएं हैं, उनको पुरुषों की अपेक्षा कम पैसा दिया जाता है, और जो हाशिए पर जो लोग हैं उनके साथ भी भारत में भेदभाव किया जाता है। तो ये है आपकी इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, किसने जारी की? ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर देंगे। शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए, जो भी यहाँ तक देख रहे हैं उसको आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा आज, ठीक है ना। जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो आप लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।